मैं फर्स्ट क्लास एसी बोगी में सफर कर रहा था। सामने की सीट पर एक जवान और खूबसूरत लड़की बैठी थी। उसने मुझसे पूछा, हेलो, क्या आपके पास इस मोबाइल की सिम निकालने की पिन है? उसने अपने बैग से एक फ़ोन निकाला था और नया सिम कार्ड उसमें डालना चाहती थी, लेकिन सिम स्लॉट खोलने के लिए पिन की ज़रूरत पड़ती है जो उसके पास नहीं थी। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने बैग से पिन निकालकर लड़की को दे दी। लड़की ने थैंक्स कहते हुए पिन ले ली और सिम डालकर पिन मुझे लौटा दी। थोड़ी देर बाद वह फिर से इधर उधर देखने लगी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ लिया, आपको कोई परेशानी है क्या? वह बोली, सिम स्टार्ट नहीं हो रहा है। मैंने मोबाइल मांगा, उसने दे दिया। मैंने उसे कहा कि सिम अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, थोड़ी देर में हो जाएगी और एक्टिवेट होने के बाद आईडी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप इस्तेमाल करना शुरू कर सकेंगे। लड़की ने पूछा, आईडी वेरिफिकेशन क्यों? मैंने कहा, आजकल सिम वेरिफिकेशन के बाद एक्टिव होती है। जिस नाम से यह सिम ली गई है उसका ब्यौरा पूछा जाएगा और बताने के बाद सिम एक्टिवेट कर दिया जाएगा। लड़की बुदबुदाई, ओहो। मैंने दिलासा देते हुए कहा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। वह अपने एक हाथ से दूसरा हाथ दबाती रही मानो किसी परेशानी में हो। मैंने विनम्रता से कहा, आपको कहीं कॉल करना है तो आप मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर सकती हैं। लड़की ने कहा, फिलहाल नहीं थैंक्स, लेकिन यह सिम किस नाम से खरीदी गई है मुझे नहीं पता। मैंने कहा, एक बार एक्टिव होने दीजिए, जिसने आपको सिम दी है उसी के नाम की होगी। उसने कहा, ओके, कोशिश करते हैं। मैंने पूछा, आपका स्टेशन कहाँ है? लड़की ने कहा, दिल्ली। और आप? लड़की ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, दिल्ली जा रहा हूँ, एक दिन का काम है। आप दिल्ली में रहती हैं या? लड़की बोली, नहीं नहीं, दिल्ली में कोई काम नहीं है, ना मेरा घर है वहाँ। तो मैंने उत्सुकता बस पूछा। वह बोली, दरअसल यह दूसरी ट्रेन है जिसमें आज मैं हूँ और दिल्ली से तीसरी गाड़ी पकड़नी है, फिर हमेशा के लिए मैं आज़ाद हो जाऊंगी। मैंने कहा, आज़ाद? लेकिन किस तरह की कैद से? मुझे फिर जिज्ञासा हुई, किस कैद में थी कमसीन सी लड़की? लड़की बोली, उसी कैद में थी जिसमें हर लड़की होती है, जहाँ घर वाले कहें शादी कर लो, जब जैसा कहे वैसा करो। मैं घर से भाग चुकी हूँ। मुझे ताजुब हुआ, लेकिन अपने ताजुब को छुपाते हुए मैंने हंसते हुए पूछा, अकेली भाग रही हैं आप? आपके साथ कोई नजर नहीं आ रहा है? वह बोली, अकेली नहीं, साथ में है कोई। मेरे प्रश्न खत्म नहीं हो रहे थे। मैंने पूछा, कौन? लड़की बोली, दिल्ली से एक और ट्रेन पकड़ लूंगी, फिर अगले स्टेशन पर वह जनाब मिलेंगे और उसके बाद हम किसी को नहीं मिलेंगे। मैंने कहा, ओहो, यह प्यार का मामला है? उसने कहा, जी। मैंने उसे बताया कि मैं भी लव मैरिज की है। यह बात सुनकर लड़की बहुत खुश हुई, बोली, वाह, कैसे, कब? लव मैरिज की बात सुनकर वह मुझसे बात करने की रुचि लेने लगी। मैंने कहा, कब, कैसे, कहाँ? वह मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ, आपके घर में कौन कौन है? उसने होशियारी दिखाते हुए कहा, मैं आपको क्यों बताऊं? मेरे घर में कोई भी हो सकता है, मेरे पापा, मम्मी, भाई, बहन, या हो सकता है भाई न हो, सिर्फ बहनें हो, या यह भी हो सकता है कि बहनें न हो और दो चार गुस्सा करने वाले भाई। मतलब मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता? मैंने काउंटर मारा। वह बोली, कुछ भी नाम हो सकता है मेरा, टीना, मीना, रीना, जो आप समझ लो। वह लड़की बहुत बातूनी थी। थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद उसने मुझे टॉफी दी, जैसे छोटे बच्चे को देते हैं, और बोली, आज मेरा बर्थडे है। मैंने उसकी हथेली से टॉफी उठाते हुए बधाई दी और पूछा, आज आप कितने साल की हो गई? वह बोली, 18 साल की, मतलब भागकर शादी करने की कानूनी उम्र आपकी हो गई। वह बहुत खुश हुई और हंसी। कुछ ही देर में
काफी फ्रेंड हो चुके थे हम दोनों, जैसे बहुत पहले से जानते हैं एक दूसरे को। मैंने उसे बताया कि मेरी उम्र 35 साल है, यानी 17 साल आपसे मैं बड़ा हूँ। उसने चुटकी लेते हुए कहा, लग तो नहीं रहे हो। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने उससे पूछा, तुम घर से भागकर आई हो, तुम्हारे चेहरे पर चिंता के निशान जरा भी नहीं है। इतनी बेफिक्री मैंने पहली बार देखा है। खुद की तारीफ सुनकर वह और खुश हुई। बोली, मुझे मेरे लवर ने पहले ही समझा दिया था कि जब घर से निकलो तो बिल्कुल बिंदास रहना, घर वालों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल अपना मूड खराब मत करना, सिर्फ मेरे और हम दोनों के बारे में सोचना, और मैं वही कर रही हूँ। मैंने सिर्फ चुटकी ली और कहा, उसने तुम्हें मुझ जैसे अनजान मुसाफिर से दूर रहने की सलाह दी होगी। उसने हंसकर जवाब दिया, नहीं, शायद वो भूल गया होगा यह बताना। मैंने उसके प्रेमी की तारीफ करते हुए कहा, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफी होशियार है। उसने किस तरह से तुम्हें अकेले घर से रवाना किया, नई सिम और नई मोबाइल दिया, 3 ट्रेन बदलवाई ताकि कोई ट्रैक न कर सके। वह काफी होशियार व्यक्ति है। लड़की ने हामी भरी। बोली, बहुत होशियार है वह, उसके जैसा मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने उसे बताया कि मेरी शादी को 10 साल हुए हैं, एक बेटी है 8 साल की और एक बेटा है 1 साल का। यह देखो उनकी तस्वीर। मैंने उसे अपने फोन में दिखाया। उसके मुंह से निकल गया, सो क्यूट। मैंने उसे बताया कि यह जब पैदा हुई तब मैं विदेश में रहता था, एक पेट्रो कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी थी मेरी, बहुत अच्छी सैलरी भी थी। फिर कुछ महीनों बाद मैंने वह नौकरी छोड़ दी और अपने ही इलाके में काम करने लगा। लड़की ने उत्सुकता से पूछा, क्यों नौकरी छोड़ी? मैंने कहा, बच्ची को पहली बार गोद में उठाया तो ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया मेरे हाथों में है। 30 दिन की छुट्टी पर घर आया था, वापस जाना था लेकिन जा नहीं पाया। इधर बच्ची का बचपन बीत रहा है, उधर मैं पूरी दुनिया कमा लूं तब भी घाटे का सौदा है। मेरी 2 टके की नौकरी, बचपन उसका लाखों का। उसने पूछा, क्या बीवी बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते थे वहाँ? मैंने कहा, काफी मामलों से गुजरकर एक लंबे समय के बाद रख सकते हैं। उस वक्त यह मुमकिन नहीं था। मुझे दोनों में से एक को चुनना था, आलीशान रहन सहन के साथ नौकरी या परिवार। मैंने परिवार चुना। अपनी बेटी को बड़ी होते देखने के लिए मैं विदेश से वापस आ गया, लेकिन अपना इस्तीफा देकर लौट आया। लड़की ने कहा, वेरी इम्प्रेसिव। मैं मुस्कुराकर खिड़की की तरफ देखने लगा। लड़की ने पूछा, अच्छा आपने तो लव मैरिज की थी न, फिर आप भागकर कहाँ गए, कैसे रहे और कैसे वक्त गुजरा? उसके हर सवाल और हर बातों में मुझे महसूस हो रहा था कि यह लड़की लड़कपन के शिखर पर है, बिल्कुल नासमझ और मासूम छोटी बहन। मैंने उसे बताया कि हमने भागकर शादी नहीं की और यह भी है कि उसके पापा ने मुझे पहली नज़र में सख्ती से रिजेक्ट भी कर दिया था। लड़की ने पूछा, आपको रिजेक्ट क्यों किया? मैंने कहा, रिजेक्ट करने का कुछ भी कारण हो सकता है, मेरी जाति, मेरा काम, घर परिवार। बिल्कुल सही। लड़की ने सहमति जताई और आगे पूछा, फिर आपने क्या किया? मैंने कहा, मैं कुछ नहीं किया, उसके पिता ने रिजेक्ट कर दिया। वहीं से मैंने अपने बारे में अलग से सोचना शुरू कर दिया। खुशबू ने मुझे कहा कि भाग चलते हैं। खुशबू मेरी पत्नी का नाम है। मैंने 2 टूक मना कर दिया। वह 2 दिन तक लगातार जोर देती रही कि भाग चलते हैं। मैं मना करता रहा। मैंने उसे समझाया कि भागने वाले जोड़े में लड़की की इज्जत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जबकि लड़की के पूरे कुल की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। भगाने वाला लड़का उसके दोस्तों में हीरो माना जाता है, लेकिन उसके विपरीत जो लड़की प्रेमी संग भाग रही है वह उल्टा कहलाती है। मोहल्ले के लड़के उसे कहते हैं। बुराइयों के तमाम शब्दकोश लड़की के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भागने वाली लड़की आगे चलकर 60 साल की बुढ़ी भी हो जाएगी, तब भी जवानी में किए उसका कलंक उसके माथे पर से नहीं मिटता है। मैं मानता हूँ कि लड़का लड़की को तौलने का यह दोहरा मापदंड गलत है, लेकिन हमारे समाज में तो
यही सदियों से चल रहा है। अब वह अपने नीचे का होंठ दांतों तले पीसने लगे। उसने पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर एक घूंट पिया। मैंने कहा, अगर मैं उस दिन उसे भगा ले जाता तो उसकी माँ तो शायद कई दिनों तक पानी भी नहीं पीती। इसलिए मेरी हिम्मत न हुई कि ऐसा काम करूं। मैं जिससे प्रेम करूं उसके माँ बाप मेरे माँ बाप के समान ही हैं, चाहे शादी हो या न हो। कुछ पल के लिए लड़की सोच में पड़ गई, लेकिन मेरे बारे में और अधिक जानना चाहती थी। उसने पूछा, फिर आपकी शादी कैसे हुई? मैंने बताया कि खुशबू की सगाई कहीं और कर दी गई थी। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा था। खुशबू और उसके मंगेतर की बातें भी होने लगी थी फोन पर। लेकिन जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आ रही थी, उन लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। लड़की ने पूछा, डिमांड का मतलब? मैंने कहा, डिमांड का एक ही मतलब होता है, दहेज की डिमांड। परिवार में सबको सोने से बने तोहफे दो, दूल्हे को लग्जरी कार चाहिए, सास और ननद को नेकलेस दो, वगैरह वगैरह। बोले, हमारे यहाँ रीत है। लड़का भी इस ग्रुप की अदायगी का पक्षधर था। वह सगाई मैंने तुड़वा डाली, इसलिए नहीं कि सिर्फ मेरी शादी उससे हो जाए, बल्कि ऐसे लालची लोगों से खुशबू कभी खुश नहीं रह सकती, ना ही उसका परिवार। फिर किसी तरह घर वालों को समझा बुझाकर मैं फ्रंट पर आ गया और हमारी शादी हो गई। यह सब किस्मत की बात थी। लड़की बोली, चलो अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना वह गलत लोगों में फंस जाती। मैंने कहा, जरूरी नहीं कि माता पिता का फैसला हमेशा सही हो, और यह भी जरूरी नहीं कि प्रेमी जोड़े की पसंद सही हो। हम दोनों में से कोई भी गलत या सही हो सकता है। काम की बात यहाँ यह है कि कौन ज़्यादा वफादार है। लड़की ने फिर से पानी का घूंट लिया और मैंने भी। लड़की ने तर्क दिया कि हमारा फैसला गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, उन्हें गलानी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, तुम इश्क में हो, तुम अपना सब कुछ छोड़कर चली आई। यह सच्चा इश्क है। तूने दिमाग पर जोर नहीं दिया, यह इश्क है। फायदा नुकसान नहीं सोचा, यह इश्क है। तुम्हारा दिमाग दुनियादारी के फितूर से बिल्कुल खाली था। उस खाली जगह में इश्क का फितूर भर दिया गया। जिन जनाब ने इसको भरा वे नहीं है, यानी तुम जिसके साथ जा रही हो वह इश्क में नहीं है, बल्कि होशियारी हीरोगिरी में है। जो इश्क में होता है वह इतनी प्लानिंग नहीं कर पाता, 3 ट्रेनें नहीं बदलवा पाता, उसका दिमाग इतना काम ही नहीं कर पाता। कोई कहे मैं आशिक हूँ और वह शातिर भी हो, यह नामुमकिन है। मजनू इश्क में पागल हो गया था, लोग पत्थर मारते थे उसे। इश्क में उसकी पहचान तक मिट गई। उसे दुनिया मजनू के नाम से जानती है, जबकि उसका असली नाम कैस था, जो नहीं इस्तेमाल किया जाता। वह शातिर होता है तो कैस से मजनू नहीं बन पाता। फरहाद ने सीरी के लिए पहाड़ों को खोदकर बाहर निकाल डाली थी और उसी नहर में उसका लहू बहा था। वह इश्क था। इश्क में कोई फकीर हो गया, कोई जोगी हो गया। किसी मांझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता निकाल लिया। किसी ने अतिरिक्त दिमाग नहीं लगाया, चालाकी नहीं की। लालच, हवस और हासिल करने का नाम इश्क नहीं है। इश्क समर्पण करने को कहते हैं, जिसमें इंसान सबसे पहले खुद का समर्पण करता है, जैसे तुमने किया, लेकिन तुम्हारा समर्पण हासिल करने के लिए था। यानी तुम्हारे इश्क में लालच की मिलावट हो गई। लड़की अचानक से खो सी गई। उसकी खिलखिलाहट और लड़कपन एकदम से खामोशी में बदल गया। मुझे लगा मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, फिर भी मैंने जारी रखा। मैंने कहा, प्यार तुम्हारे पापा तुमसे करते हैं। कुछ दिनों बाद उनका वजन आधा हो जाएगा। तुम्हारी माँ कई दिनों तक खाना नहीं खाएगी, न पानी पिएगी, जबकि आपको अपने आशिक को आजमाकर देख लेना था ना, तो उसकी सेहत पर फर्क पड़ता, न दिमाग पर। वह अक्लमंद है, अपने लिए अच्छा सोच लेता है। आजकल गली मोहल्ले के हर तीसरे लौंडे लपेटे को जो इश्क हो जाता है वह इश्क नहीं है, वह सिनेमा जैसा कुछ है, एक तरह की स्टंटबाजी, डेयरिंग, अलग कुछ करने का फितूर, और भी कुछ नहीं। लड़की का चेहरे का रंग बदल गया। ऐसा लग रहा था वह अब यहाँ नहीं है, उसका दिमाग किसी अतीत में टहलने निकल गया है। मैं अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगा, लेकिन मन की इंद्री उसकी तरफ थी।
थोड़ी ही देर में उसका और मेरा स्टेशन आ गया। बात कहाँ तक पहुंच गई? उसके मोबाइल पर मैसेज ट्यून बजे। देखा सिम एक्टिवेट हो चुके हैं। उसने चुपचाप बैग से आगे का टिकट निकालकर फाड़ दिया। मुझे कहा एक कॉल करना है। मैंने मोबाइल दिया। उसने नंबर डायल करके कहा सॉरी पापा, और सिसक कर रोने लगी। सामने से पिता भी फोन पर बेटी को संभालने की कोशिश करने लगे। उसने कहा पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं घर आ रही हूँ। दोनों तरफ से भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। हम ट्रेन से उतरे। उसने भी फिर से पिन मांगी। मैंने पिन दी। उसने मोबाइल से सिम निकालकर तोड़ दी और पिन मुझे लौटा दी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी लड़कियों को किसी के भावनाओं में बहकर ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे उसके माता पिता एवं पूरे खानदान का इज्जत मिट्टी में मिल जाए, क्योंकि हमारे माता पिता और घर वाले कभी भी हमारे लिए न तो गलत करते हैं न गलत सोचते हैं। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ प्रतिदिन पढ़ने और सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।